नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 8 का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये आपका हिंदी का सैम्पल पेपर रहेगा केंद्रीय विद्यालय संगठन के बच्चों के लिए। स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर को। वार्षिक परीक्षा है आपका 2025 से लेकर 2026 का पेपर। आपको पता है 60 मार्क्स का पेपर है, 2.5 घंटे का पेपर है। स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर को। तो स्टार्ट होता है हमारे अपठित गद्यांश से। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। डिजिटल तकनीक ने हमारे जीवन को एक नई दिशा दी है। आज हम मोबाइल, इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से मिनटों में दुनिया की किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं। शिक्षा, चिकित्सा, व्यवसाय, बैंकिंग, हर क्षेत्र में डिजिटल तकनीक ने क्रांति ला दी है। लेकिन जहां इसके लाभ हैं वहीं कुछ हानियां भी हैं। मोबाइल पर अत्यधिक समय बिताने से बच्चों का शारीरिक विकास प्रभावित हो रहा है। आँखों की रोशनी कम होना, मानसिक तनाव, सामाजिक दूरी, ये सब इसके दुष्परिणाम है। इसलिए आवश्यक है कि हम इस तकनीक का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करें। तकनीक हमारा सहायक बने, हमारा स्वामी नहीं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है इसके अंदर, डिजिटल तकनीक किस क्षेत्र में क्रांति लाई है। तो डिजिटल तकनीक कौन से क्षेत्र में क्रांति लाई है, तो हमने अभी देखा था शिक्षा, चिकित्सा, व्यवसाय, बैंकिंग, हर क्षेत्र में डिजिटल तकनीक ने क्रांति ला दी है। तो यहाँ पे ख विकल्प सही रहेगा, शिक्षा, चिकित्सा, व्यवसाय आदि में। मूव करते हैं सेकेंड प्रश्न में। दूसरा प्रश्न है हमारा, हमें तकनीक से कैसा संबंध रखना चाहिए। तकनीक से कैसा संबंध रखना चाहिए, मतलब इस पर हमें लिमिटेड रखना चाहिए। ठीक है, ये देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे लिखा है, तकनीक हमारा सहायक बने, हमारा स्वामी नहीं। मतलब इसमें हमें एक लिमिटेड रखना चाहिए अपना, जो भी हमारा इससे है। इस तकनीक का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करें। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। तो क्या विकल्प देखें, पूरी तरह दूरी बना लेना नहीं, बिना सोचो उपयोग करना नहीं, विवेकपूर्ण और संतुलन उपयोग करना चाहिए। तो ये सही है, यहाँ पे ग विकल्प सही रहेगा। मूव करते हैं तीसरा क्वेश्चन पर, किसने हमारे जीवन को एक नई दिशा दी है। ऑप्शंस देखते हैं। अच्छा, हमें आंसर ही बताना है, किसने हमारे जीवन को एक नई दिशा दी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, डिजिटल तकनीक ने हमारे जीवन को एक नई दिशा दी है। ठीक है, ये हमारा तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पर, मोबाइल के अधिक उपयोग से क्या नुकसान होते हैं, कोई 2 कारण लिखिए। यहाँ पे हमें कारण दे रखे थे, जैसे आप लिख देंगे आँखों की रोशनी कम होना, मानसिक तनाव से हमारा चौथा क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हम अपठित पद्यांश पढ़ते हैं। समय कभी लौट कर नहीं आता, जो बीत गया वह खो गया, हर पल है अनमोल रत्न, इसे व्यर्थ ना गंवाना। समय की कद्र करो, इसे पहचानो, क्योंकि यह सब कुछ बदल सकता है। देर करना बर्बादी है जीवन की, जो आगे बढ़ता है वह सफल होता है। समय के साथ चलो, समय का सम्मान करो, इससे ही बनता है मनुष्य महान। जो समय की कीमत समझता है वही जीवन में चमकता है। पहला प्रश्न देखते हैं, काव्यांश में समय को किस रूप में बताया गया है। तो किस रूप में बताया गया है कि यहाँ पे ये क्या है, हर पल अनमोल रत्न है। मतलब ये अनमोल रत्न बताया है कि समय जो हमारा टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क विकल्प सही रहेगा, अनमोल रत्न। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं, समय कभी लौट कर नहीं आता का क्या अर्थ है। इसका क्या अर्थ हुआ कि समय कभी लौट के नहीं आता। इसका मतलब क्या है, समय फिर आता है नहीं, समय धीमा चलता है नहीं, समय कभी वापस नहीं आता नहीं। हाँ, ये सही रहेगा कि समय वापस नहीं आता। जैसे आपका जो पास्ट टाइम है, आपने कल क्या करा, कल का समय या आपके 2 साल पहले का समय वापस तो नहीं आएगा। आप बचपन में कैसे थे, तो बचपन आपका दोबारा वापस तो नहीं आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे ख विकल्प सही रहेगा, समय कभी वापस नहीं आता। तीसरे प्रश्न में मूव होते हैं, समय का सम्मान करने से व्यक्ति कैसा बनता है। तो यहाँ पर हमने देखा था लास्ट लाइन में ही है, जो समय की कीमत समझता है वही जीवन में चमकता है। ठीक है, अच्छा नहीं, इससे ऊपर वाली लाइन है सही रहेगी, समय का सम्मान करो, मतलब जो सम्मान करता है वह मनुष्य महान बनता है। ठीक है, तो आप ये लाइन लिख देना। चौथा प्रश्न देखते हैं, समय के सही उपयोग से व्यक्ति को क्या लाभ होता है, कोई 2 कारण लिखिए। तो समय के सही उपयोग से आप यहाँ पे लिख देंगे, एक तो जीवन में चमकता है और मनुष्य महान बनता है। जिसमें मैं सर्कल कर रही हूँ, ये आपके 2 रीज़न हो जाएंगे चौथे प्रश्न के लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों को देखिए। ठीक है, तो करते हैं। ये हमारा पठित गद्यांश है, श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए, तब वे अपनी जमींदारी चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से उसे झोपड़ी पर अपना कब्जा कर दिया और वृद्धा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि इतने में वह वृद्धा हाथ में एक टोकरी लेकर वहाँ पहुँची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि इसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। पहला प्रश्न देखते हैं, डैश की खाल उतारना है, सही शब्द से रिक्त स्थान भरो। तो यहाँ पे पहले बताया गया था बाल की खाल निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे घ विकल्प सही रहेगा, बाल। अच्छा, ये भी आ सकता है कि इस मुहावरे का अर्थ क्या है। बाल की खाल निकालना मतलब छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ाकर बोलना। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। जमींदार ने किसकी थैली गर्म करके झोपड़ी पर कब्जा किया था? तो हमने पढ़ा था यहाँ पे वकीलों की थैली गर्म कर, मतलब वकीलों की थैली गर्म कर, थैली गर्म करना मतलब रिश्वत देकर। ठीक है, सो यहाँ पे क विकल्प सही रहेगा, वकीलों की। तीसरे प्रश्न में मूव होते हैं। झोपड़ी के आसपास कौन टहल रहा था? सो जमींदार टहल रहा था, तो यहाँ पे श्रीमान इसमें रहेगा, बिकॉज उसको श्रीमान से दर्जा दिया गया है। ग विकल्प सही रहेगा। चौथे प्रश्न में मूव होते हैं। वृद्धा हाथ में क्या लेकर पहुंची? तो क्या लेकर पहुंची थी? वही टोकरी लेकर पहुंची थी, हमने पढ़ा है ना। तो यहाँ पे घ विकल्प सही रहेगा, टोकरी। पांचवें प्रश्न पे मूव होते हैं। मैं उसे लेने नहीं आई हूँ, यहाँ उसे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो उसे मतलब ये झोपड़ी को दर्शा रहा है कि मैं उसे लेने नहीं आई हूँ, मतलब वो झोपड़ी को लेने नहीं आई है, वो टोकरी में मिट्टी लेने आई है। तो यहाँ पे ये झोपड़ी को दर्शाता है, तो ख विकल्प सही रहेगा यहाँ पे। चौथे प्रश्न पे मूव होते हैं। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे हम पठित पद्यांश पढ़ने वाले हैं। दो व्यक्ति के कमरे से छोटे, कमरा है घर में, घर है मोहल्ले में, मोहल्ला नगर में, नगर है प्रदेश में, प्रदेश कई देश में, देश कई पृथ्वी पर, अनगिनत नक्षत्रों में, पृथ्वी एक छोटी करोड़ों में, एक ही सबको समेट है, परिधि नभ गंगा की, लाखों ब्रह्मांडों में अपना एक ब्रह्मांड। पहला प्रश्न देखते हैं। पद्यांश की शुरुआत किस छोटी इकाई से होती है? एक कमरे से होती है। कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कमरे से स्टार्ट होता है। कमरे में दो व्यक्ति रहते हैं, उनमें भी उनके लड़ाई झगड़ा रहता है कि तू यहाँ पे बैठेगा, तू यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, फिर कमरे के बाद घर में, घर से मोहल्ले में, मोहल्ले से नगर में, ऐसे करके वो हमें जूम इन करते करते हमें इंसानों को दिखाने लगता है। इसमें कभी इंसानों को दिखाता है कि कैसे कैसे एक इंसान पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटा है। इतनी छोटी जगह घेरने के बावजूद भी उसके अंदर नकारात्मक भावनाएं भरी रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटी इकाई से क्या शुरुआत होता है? कमरे से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ख विकल्प सही रहेगा, कमरे से। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, कविता में करोड़ों में एक ही सबको समेट है, पंक्ति किसके लिए प्रयुक्त हुई है? कि करोड़ों में सबको समेट है, तो क्या दिखाता है यहाँ पे? पृथ्वी के लिए, सूर्य के लिए, मनुष्य के लिए या आकाश गंगा के लिए? तो करोड़ों में एक ही समेट है। तो यहाँ पे करोड़ों में एक कौन? हमारी पृथ्वी है, जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है। इसके अंदर पृथ्वी छोटा सा तारा है, मतलब एक छोटा सा हमारा ग्रह है। तो यहाँ पे पृथ्वी के लिए दर्शाता है। तो यहाँ पे क विकल्प सही रहेगा, पृथ्वी के लिए। तीसरा प्रश्न देखते हैं। पद्यांश में नभ गंगा शब्द से क्या आशय है? नभ गंगा मतलब आकाश गंगा। यहाँ पे क विकल्प सही रहेगा, आकाश गंगा। चौथा प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी को अनगिनत नक्षत्रों में छोटे क्यों कहा है? मतलब तो छोटा क्यों कहा गया है? क्योंकि पृथ्वी का तापमान कम है? नहीं, ब्रह्मांड की विशालता की तुलना में इसका आकार सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब बहुत ही कम है, बहुत ही मामूली है। क्योंकि ब्रह्मांड से तुलना करें तो पृथ्वी छोटी है। पूरा ब्रह्मांड जो पूरी गैलेक्सी है, जो पूरा यूनिवर्स, इसके अंदर ब्लैक होल भी आता है, सबके मुकाबले पृथ्वी तो छोटी हुई ना। यहाँ पे ख विकल्प सही रहेगा, ब्रह्मांड की विशालता की तुलना में इसका आकार सूक्ष्म है। दूसरे प्रश्न में होते हैं। विशालता के बढ़ते क्रम में सही विकल्प कौन सा रहेगा? तो पहले छोटे से यहाँ पे बताना है हमें बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में पहले कैसा आएगा? पृथ्वी से स्टार्ट होगा। तो पृथ्वी, देश, प्रदेश, नगर, ग विकल्प सही रहेगा यहाँ पे। क्योंकि अगर आप देखो पृथ्वी छोटा, पृथ्वी के अंदर क्या होता है? देश, देश से प्रदेश बनते हैं।
ठीक है, जो स्टेट्स होते हैं। प्रदेश में नगर होते हैं, इससे भी आ सकता है नगर से कमरे हो, नगर से हमारे मोहल्ले होते हैं, मोहल्ले से घर होते हैं, घर से कमरे होते हैं। तो यहाँ पे ग विकल्प सही रहेगा फिलहाल। प्रश्न 5 में मूव होते हैं। निम्नलिखित 8 प्रश्नों के में से सही किन 7 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे 7 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, शहर में तो ऐसे ही मकान होते हैं, नन्हेमल का ऐसे ही मकान से क्या आशय है। जो नन्हेमल ने कहा था कि शहर में तो ऐसे ही मकान होते हैं, तो ऐसे ही मकान से क्या मतलब हुआ उनका। वो चाहते थे, उन्होंने जब देखा कि जो विश्वनाथ का घर है उसके अंदर घुटन सी है, हवा नहीं आती, क्योंकि ऐसे शहरी जगहों में क्या होता है ना, स्पेशली अगर मिडिल क्लास फैमिली देखें तो वहाँ पे कुछ ऐसे घर होते हैं इसके अंदर हवाएं नहीं रहती, हवाएं नहीं आ पाती है, गर्मी में तो और बुरा हाल होता है। तो इस वजह से उन्होंने ऐसे ही मकान से आशय बनाया। अब इसे लिखना कैसे है मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप इसे पहला प्रश्न दिया गया था कि शहर में तो ऐसे ही मकान होते हैं, नन्हेमल का ऐसे मकान से क्या आशय था। तो इसका उत्तर कुछ आप इस टाइप में लिख सकते हैं। शहर में तो इसका उत्तर आप लिखेंगे उन तंग और बंद डिब्बन मकानों से है जिनमें ना ठीक से हवा आती है ना खुला धूप रहता है। तो खुली धूप के लिए इससे धूप नहीं आ पाती, हवा नहीं आ पाती, इससे घुटन महसूस होती है, मतलब गर्मी का तापमान और बढ़ जाता है। तो उस वजह से उनका आशय कुछ इस टाइप में था। ठीक है, इसे आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है हमारा, कविता मत बांधो में सपनों की बात की गई है। आपका कौन सा सपना ऐसा है जो यदि सच हो जाए तो वह दूसरों की सहायता कर सकता है, उसके विषय में बताइए। तो आपका कैसा सपना है जो कि दूसरों की भी सहायता कर सकता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, यह एक व्यक्तिगत प्रश्न है जिसका उत्तर हर छात्र के लिए अलग होगा। छात्र अपने किसी ऐसे सपने के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर बनकर गरीब लोगों का मुफ्त इलाज कर या शिक्षक बनकर वंचित बच्चों को पढ़ाना जिससे दूसरे की सहायता हो सके। तो यहाँ पे आप बेसिकली कुछ इस टाइप में लिख सकते हैं। इस लाइन को आप हटा कर डॉक्टर के बारे में या टीचर के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, पुलिस के बारे में भी लिख सकते हैं। कुछ इस टाइप पे आप लिख सकते हैं जिसके थ्रू बाकी को भी इससे सहायता मिल सके। दूसरे प्रश्न पे मूव होते हैं। दूसरा प्रश्न है, एकांकी विश्वनाथ का बेटा प्रमोद अतिथियों के पेयजल की व्यवस्था करता है और वह छोटी बहन का भी ध्यान रखता है। प्रमोद को इस तरह के उत्तरदायित्व क्यों दिया गया है। तो उसका मतलब इतना अच्छा रोल क्यों, मतलब एक तरीके से उसको इतना अच्छा रोल दिया गया है, इस कहानी में क्यों दिया गया है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, प्रमोद को इस तरह के उत्तरदायित्व उसे जिम्मेदार बनाने के लिए, वो जिम्मेदार है, बड़ा है, घर में बड़ा बेटा है, तो उसको जिम्मेदार बनाने के लिए, उसे जिम्मेदार बनाने, बड़ों का सम्मान करना सिखाने और उसने सेवा भावना व सहयोग की भावना विकसित करने के लिए दिया गया होगा। ठीक है, तो इस टाइप में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। चौथे प्रश्न में मूव होते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, यदि भूकंप आ जाए तो आप भूकंप से बचने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। भूकंप आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो आप क्या क्या उपाय ले सकते हैं। तो दूसरे प्रश्न इसका आंसर कुछ आप इस टाइप में लिख सकते हैं, यदि भूकंप आ जाए तो बचने के लिए आप उपयोग करेंगे, जैसे कि तुरंत किसी मजबूत मेज या आपका कोई डेस्क है, कोई टेबल है, कोई बेड है, उसके नीचे चिपक जाएं आप, जिससे शरीर को पूरा ढक सकें, शरीर आपको प्रोटेक्टिव रहे। दूसरा है, खिड़कियों, शीशों, बाहरी दीवारों से आप थोड़ा दूर रहिए, मेंटेन रखिए, आप उससे थोड़ा दूर रहें क्योंकि कांच टूट सकते हैं, शीशे टूट सकते हैं, दीवारें गिर सकती हैं। ठीक है, तीसरा आप लिखेंगे, लिफ्ट का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि अर्थक्वेक में लिफ्ट का प्रयोग करते हैं अगर आप, तो उसमें कभी कभी ना ग्लिच आ जाता है, इस वजह से आप नीचे भी गिर सकते हैं, ऐसे वगैरह। भूकंप रुकने तक सुरक्षित स्थान पर ही रहें। ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ साइट्स बना रखे हैं, यहाँ पे आप रुक सकते हैं अगर भूकंप आए। ठीक है, तो कुछ मेजरिंग टेप से आप इसे ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न में वो होते हैं, दूसरा है, जमींदार ने झोपड़ी पर कब्जा कैसे करा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, प्रैक्टिस कर लेना। जमींदार ने कैसे करा था, उसने अदालत में केस लड़ा था। तो जमींदार ने झोपड़ी पर कब्जा करने के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाए होंगे, जैसे कि उसने कानूनी चाल चलकर एक तो लिया। ठीक है, उसने डराया धमकाया उस वृद्धा को, जिसके थ्रू वो उससे झोपड़ी से निकाल सके। या आप साथ में रख सकते हैं, वकीलों की दहली गरम कर उसने कानूनी चाल चली, अदालत में केस लड़ा, ऐसे करके। छठे प्रश्न में मूव होते हैं। छठा प्रश्न है हमारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस लक्ष्य की प्राप्ति को अपने जीवन की सार्थकता के रूप में देखा। यहाँ पे आप लिखेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत का पूर्ण स्वतंत्रता मतलब आदर्श भारत की लक्ष्य की प्राप्ति को जीवन की सार्थकता के, फिर आप लिखेंगे, रूप में देखा।
ठीक है। वो चाहते थे कि हमारा देश स्वतंत्र बन सके, आदर्श बन सके, ठीक है, श्रम व कर्म पर आधारित हो। तो कुछ टाइप में उन्होंने स्वप्न देखे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता, जो हमारी कविता थी, आदमी का अनुपात के अनुसार मानव किन कारणों से स्वयं को सीमाओं से बांधता चला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आएगा। तो कैसे बांधना स्टार्ट कर देता है। कविता के अनुसार मानव स्वयं को भौतिक सुखों की लालच, सामाजिक बंधनों, स्वार्थ और बनावटी जीवन शैली के कारण सीमाओं से बांध चला जाता है। वो ईर्ष्या रखते हैं, ठीक है, भेदभाव के थ्रू वो अपने आप को समाज से अलग करते चले जाते हैं और अपने आप को दूसरे का स्वयं बताते हैं। तो आप कुछ इस टाइप में स्टेप्स को लिख सकते हैं। 8वें प्रश्न में होते हैं, कविता की गति को ना बांधने की बात की गई है। आप बांधने का प्रयोग किन किन स्थितियों या वस्तुओं के लिए करते हैं, बताइए। संकेत, गांठ बांधना। तो आप क्या क्या चीज़ों को बांध सकते हैं, आपको ये बताना है। तो बांधने का प्रयोग हम किस स्थितियों में करते हैं, जैसे शारीरिक रूप में देखें तो रस्सी से किसी वस्तु को बांधना, गांठ बांधना। भावनात्मक रूप से देखें तो किसी रिश्ते में बंधना, ठीक है, लाइक भाई बहन का जैसे रक्षाबंधन आता है, उसमें बंधन के लिए हो गया। मानसिक रूप से देखें तो किसी बात को याद रखने के लिए, ठीक है, कि अच्छे से याद, जैसे एग्जाम में आपको अच्छे से आंसर याद रहे। तो ये आप 3 मेजर पॉइंट लिख लेना, 14 पॉइंट मत लिखना, ठीक है। अब हम मूव करते हैं ग्रामर वाले पोर्शन पे। यस, सो यहाँ पे निम्नलिखित उत्तर दीजिए। ये हमारा ग्रामर पोर्शन है। चौपट होना, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करें। चौपट होना मतलब बर्बाद हो जाना, जैसे व्यापार चौपट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे आप सेंटेंस कुछ इस टाइप पे फ्रेम कर सकते हो। तो आप इस टाइम पे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं कि जैसे लालच के कारण उसका व्यापार चौपट हो गया, मतलब लालच करा तो उसका व्यापार पूरा बर्बाद हो गया, ठीक है। उस टाइप आप कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न में होता है, दूसरा प्रश्न है, जस्ट अ मिनट। दूसरा प्रश्न है, तुम चले जाओ। अब वाक्य में ही निपात का प्रयोग कर नया वाक्य बनाइए। तो मतलब इस वाक्य के अंदर आपको ही शब्द लगाना और नया वाक्य बना देना है। जैसे आप बना सकते हैं, तुम ही चले जाओ। तो यहाँ पे आप तुम के बाद ही लिखें एंड ही चले जाओ, मतलब अब तुम ही जाओ, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो किस टाइप आप इसका आंसर फ्रेम कर सकते हैं। तीसरे प्रश्न में वो होते हैं, वचन के अनुसार नीचे दिए गए रिक्त स्थान में उपयुक्त शब्द लिखिए। पोती ने खाना, जैसे आप लिखेंगे सेंटेंस में, हमें सेंटेंस दे रखा है, पोती ने खाना पीना छोड़ दिया। अब यहाँ पे कौन सा वाला है रहेगा ये बताना। तो मैं आपको इसके बीच में डिफरेंस बता देती हूँ। देखो, जिस है में ये अंकी बिंदी आती है, तो जिसमें है आता है, जिसमें अंकी बिंदी आती है, वो बेसिकली क्या शो करता है, बहुत सारी चीज़ों के बीच में, लाइक वृद्धा को अपनी बहुत सारी यादों के थ्रू उससे यादें आ रही थी अपनी, जहाँ पे वो झोपड़ी में गई थी। जब बहुत सारी चीज़ें दिखानी होती है उसके अंदर हम है वो वाले यूज़ करते हैं, इसके अंदर अंकी बिंदी होती है। अब यहाँ पर अगर देखें तो उसने खाना पीना छोड़ा है, तो उसने खाना पीना तो छोड़ा है, कोई बाकी चीज़ तो नहीं छोड़ी है, मतलब पूरा ग्रुप तो नहीं छोड़ा है, उससे कोई और चीज़ें भी छोड़ी हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ है लगेगा, ठीक है। एक चीज़ के बारे में बात हो रही है जो उसने छोड़ा है, तो यहाँ पे है लगेगा सिर्फ और सिर्फ। तो यहाँ पे पहला वाला जो है वो सही रहेगा। दूसरे प्रश्न में होता है, चौथा प्रश्न है, अग्नि सदा धरती पर जलती थी। अब इसे हमें भविष्य काल में परिवर्तित करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, अग्नि सदा धरती पर जलेगी। यहाँ पे आप लिख देंगे जलेगी, ठीक है। दूसरे मूव होते हैं, सार्थक का विपरीत शब्द लिखिए। तो विपरीत मतलब अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द लिखिए। तो सार्थक का निर्थक होता है, ठीक है। छठा प्रश्न है, घर शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो घर शब्द का क्या क्या पर्यायवाची शब्द हो सकता है, मकान हो सकता है, भवन हो सकता है, ग्रह हो सकता है, ठीक है, आदि। आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली एक ही लिखना है, बिकॉज यहाँ पे हमें ऑप्शंस, मतलब ये नहीं कहा है कि कितने भी लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे एक भी लिख सकते हैं, चलेगा। सातवें प्रश्न में वो होता है, दो दुनिया रचाता है। वाक्य में विशेष्य ढूंढिए। विशेष्य मतलब विशेषण होता है, लाइक मैंने कहा वो बहुत तेज भागती है, तो विशेषण इसमें क्या हुआ, तेज हुआ। अब वो तेज क्या कर रही है, भागती है, इसमें विशेष्य भागता है, विशेष्य हुआ। यहाँ पे दो दुनिया रचाता है, तो दुनिया दो हमारा विशेषण हो गया कि कितनी दुनिया रचाता है, दो। विशेष्य क्या हुआ कि वो क्या रचाता है, दुनिया। तो यहाँ पे विशेष्य हो गया दुनिया, ठीक है, दुनिया हो जाएगा। आठवें प्रश्न में होता है, भाववाचक संज्ञा वाला एक शब्द लिखिए। जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे सुंदरता, ठीक है। प्रश्न 7 है, मिलकर करें मिलान, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
स्तंभ 1 दे रखा है, स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। हमने पाठ में पढ़ा था राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है, इसको हम अभी देखेंगे। तो वो थे चित्तरंजन दास। तो मतलब यहाँ पे इनका पहला ये वाला मिल जाएगा, तो यहाँ पे पहला लिख देंगे, आप इसे मतलब पहले से मैच करेंगे। दूसरा देखते हैं, इनके जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो किनके जन्मदिन वाले पे बनाया जाता है, यहाँ पे इसे बताना है, ठीक है। यस, तो यहाँ पे महात्मा गांधी में, तो यहाँ पे हम दूसरा लिख देंगे, ठीक है। तीसरा है, नर्मदा नदी के तट पर इनकी एक विशाल प्रतिमा स्थापित है जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं। तो किसे कहते हैं, किसके लिए है ये, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। तो यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, ये इसका तीसरा मैच हो जाएगा। चौथा देखते हैं, 1921 में असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने पर न्यायाधीश ने इनसे पिता का नाम पूछा तो इन्होंने कहा मेरा नाम आज़ाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता है और पता जो इनका जो पता जहाँ पे रहता है वो कारावास है। तो ये किसने कहा था, चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो यहाँ पे आपका चौथा आ जाएगा। तो उस टाइप पे साथ मैच करना वैसे इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लेना। 8वां प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे संवाद लेखन है, आपको संवाद लिखना है। तो परीक्षा की तैयारी को लेकर दो मित्रों के बीच होने वाले संवाद को 80 शब्दों में लिखना है, ठीक है। और इसमें और भी ऑप्शन है, वृक्षारोपण, पेड़ लगाना, मतलब पेड़ लगाने के महत्व पर पिता और पुत्र के बीच में आपको संवाद लिखना है। तो दोनों पे आपको संवाद लिखना है, तो आप पे ऑप्शन है, आपको दोनों पे ही संवाद दिखाऊंगी। जैसे संवाद लिखना तो हमें लिखना था परीक्षा की तैयारी के लिए दो मित्रों के बीच में, तो आप जैसे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल दिखा रही हूँ मैं। अभिषेक, तो अभिषेक और मोहन के बीच में हम संवाद लिख रहे हैं। तो अभिषेक कहता है, अरे मोहन, कल से वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, तुम्हारी तैयारी कैसी है। मोहन कहता है, हाँ दोस्त, मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार तो कर ली है, पर थोड़ा डर लग रहा है, तुमने कैसे तैयारी की है। अभिषेक कहता है, मैंने पिछले साल के प्रश्न पत्र हल किए हैं और कुछ कठिन विषयों पर ध्यान केंद्रित किया है। मोहन कहता है, यह तो अच्छा तरीका है, मुझे भी यही करना चाहिए। अभिषेक कहता है, बिल्कुल, समय का सदुपयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, मतलब टाइम को अच्छे से एफर्ट यूज़ करने से आप अच्छे से सक्सेस को पा सकते हैं। मोहन कहता है, धन्यवाद अभिषेक, तुमसे बात करके मुझे मदद मिली। तो उस टाइप में आपसे लिख सकते हैं। 5 मार्क्स के लिए, मतलब 4 मार्क्स के लिए काफ़ी रहेगा। दूसरा था, हमें पेड़ लगाने के बीच पर पिता और पुत्र के बीच संवाद लिखना है। तो कुछ आप इस टाइप में लिख सकते हैं। पुत्र कहता है, पिताजी, आजकल मैं वृक्षारोपण का कार्य कर रहा हूँ और बहुत खुश हूँ। पिता कहता है, यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा, जानते हो अगर हम सब मिलकर ज़्यादा पेड़ लगाएं तो हमें अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और स्वास्थ्य बना सकते हैं। पुत्र कहता है, जी पिताजी, मैं सहमत हूँ, हम अपने आसपास अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, तो ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वास्थ्य और सुंदर वातावरण छोड़ सकें। पिता कहता है, बहुत बढ़िया विचार है राहुल, हमें सबको प्रोत्साहित मतलब मोटिवेट करना चाहिए करने के लिए अपने समुदाय में वृक्षारोपण अभियान शुरू करना चाहिए। पुत्र कहता है, बिल्कुल पिताजी, मैं भी यही सोच रहा था। इस टाइप में आप लिख सकते हैं। दूसरा था, हमें पत्र लेखन के बारे में लिखना है। समय दे रखा है, पत्र लेखन, प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर अनुरोध कीजिए कि विद्यालय में अधिकतर पेड़ लगाया जा सके, पेड़ पौधे लगाए जा सके। 100 शब्दों में पत्र लिखना है। इस टाइप में लिख सकते हैं आप इसे, ठीक है। प्रधानाचार्य को पत्र लिखने के लिए सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय का नाम लिखेंगे, ठीक है। विद्यालय का नाम लिखने के बाद जो आपका जहाँ पे विद्यालय है, जैसे मेरठ है, मेरठ में लिख दीजिए, सिटी का नाम लिख दीजिए। उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे दिनांक भी आती है, यहाँ पे गिवन नहीं है। दिनांक के बाद एक लाइन छोड़ेंगे आप, फिर विषय लिखेंगे कि विद्यालय में अधिक पेड़ पौधे लगाने हेतु अनुरोध। उसके बाद एक और लाइन छोड़ने के बाद स्टार्ट करेंगे, महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ या छात्रा हूँ, अपना नाम भी लिख सकते हैं कक्षा के साथ। इस पत्र के माध्यम से मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि विद्यालय परिसर में अधिकतर पेड़ लगाए जाएं। पेड़ पौधे पर्यावरण के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। तो यहाँ पे आप और जोड़ सकते हैं, कृपा कर इस अभियान को जल्द से जल्द शुरू करें। उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद आप धन्यवाद लिखेंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य आपके बॉयज़ के लिए होता है, शिष्या लड़कियों के लिए होता है। अब आपका अपना नाम लिख देना है। तो उस टाइप में आप पत्र को लिख सकते हैं। इसमें हमें अथवा भी दे रखा है। अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी माता जी को पत्र लिखकर बताइए कि आपका काव्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मतलब आपने पोएम जो राइटिंग है प्रतियोगिता में, पोएम में आपने पहला पोजीशन गेन करा है। तो आपको पत्र लिखना है अपनी माता को। तो कैसे लिखेंगे? पूजनीय माता जी, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ सुकुशल होंगी।
मैं आपको ये बताने के लिए पत्र लिख रहा हूँ, मैंने विद्यालय में आयोजित काव्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह सब आपके आशीर्वाद और प्रेरणा से ही संभव हो पाया है। आपका पुत्र, आपका प्रिय पुत्र और अपना नाम कुछ इस टाइप पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न 10 है हमारा, निम्न में से कोई किसी एक विषय पर 120 शब्द पर अनुच्छेद लिखिए। पहला है मेरा अंतरिक्ष में जाने का सपना, इंटरनेट एक संचार क्रांति, स्वच्छ जीवन सुख का आधार। तो इनमें से एक पर आपको पैराग्राफ लिखना है। आपको तीनों पैराग्राफ दिखा देती हूँ, तो किस टाइप में आप इस पैराग्राफ को लिख सकते हैं। पहला है मेरा अंतरिक्ष में जाने का सपना। तो अंतरिक्ष में जाने का सपना मेरा बचपन से ही रहा है। अंतरिक्ष की विशालता, अनगिनत तारे और ग्रह हमेशा मुझे आकर्षित करते रहे हैं। मैं एक अंतरिक्ष यात्री बनकर ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाना चाहता हूँ। अंतरिक्ष यात्रा केवल रोमांचक ही नहीं बल्कि ज्ञान और खोज का भी प्रतीक है। मैं पृथ्वी से परे जीवन की संभावनाओं का पता लगाना चाहता हूँ। यह सपना मुझे कड़ी मेहनत करने और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सेकंड था हमारा इंटरनेट एक संचार क्रांति। तो इंटरनेट ने संचार के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रांति ला दी है। इसने दुनिया को एक छोटे से गांव में बदल दिया है, जहां सूचनाएं पलक झपकते ही एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। ईमेल, सोशल मीडिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने दूरियों को मिटा दिया है। व्यापार, शिक्षा और मनोरंजन सभी इंटरनेट पर निर्भर हो गए हैं। जहां यह अनगिनत अवसर प्रदान करता है, वहीं इसके दुरुपयोग से सतर्क रहना भी आवश्यक है। कुल मिलाकर इंटरनेट ने हमारे जीवन को सरल और तेज बना दिया है। तीसरा में लिखना था स्वच्छ जीवन का सुख का आधार। तो स्वच्छता केवल शरीर की नहीं बल्कि मन और पर्यावरण के लिए भी आवश्यक होता है। स्वच्छ जीवन सुख और समृद्धि का आधार है। एक स्वच्छ वातावरण हमें बीमारी से बचाता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। व्यक्तिगत स्वच्छता हमें स्वस्थ रखती है, जबकि सार्वजनिक स्वच्छता समाज को स्वस्थ बनाती है। हम अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। स्वच्छ जीवन शैली अपनाकर हम एक स्वस्थ और सुखी जीवन का समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो कुछ टाइप आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ हो जाता है। दूसरे प्रश्न में होते हैं, तो हमारा सैम्पल पेपर तो कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा हिंदी का सैम्पल पेपर था। आप मुझे बताना आपका सैम्पल पेपर आपको कैसा लगा। धन्यवाद। अगर आपको किसी और विषय पर भी सैम्पल पेपर चाहिए, कुछ डाउट रहा हो आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ ऑल्सो। थैंक यू।